तो क्लास आज का टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का मतलब जब इंडिया आजाद हुआ तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे, आपने हिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा, जो नहीं चाहते थे कि वो ना पाकिस्तान के साथ रहे ना वो इंडिया के साथ रहे। उन्हें प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स पे अभी भी महाराजाओं की हुकूमत थी, मतलब मुगल एम्पायर्स की हुकूमत थी और वो नहीं चाहते थे वो छोड़ना। ठीक है, सो जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट और इसका भी एक्सेशन हुआ। एक्सेशन का मतलब जब इंडिया के साथ वो जुड़ गया था। ठीक है, हैदराबाद, मणिपुर, पौंडीचेरी ये भी प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन उसके बाद वो इंडिया के साथ जुड़ गए और इसका पूरा क्रेडिट जो जाता था वो इंडियन लीडर को जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने ही बहुत सारी मेहनत करके मणिपुर, पौंडीचेरी, हैदराबाद इनका एक्सेशन करवाया इंडिया के साथ। अब रह गई जम्मू एंड कश्मीर, इसका एक्सेशन भी इंडिया के साथ हुआ लेकिन थोड़ा वो डिफरेंट था। ठीक है, तो अगर हम अभी तक जो आपका अभी तक जो हिस्ट्री आपने पढ़ी वो ग्लोबल हिस्ट्री थी, यानी पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री आपने पढ़ी। उसमें आपने प्रिंट कल्चर पढ़ा, ग्लोबल मतलब जापान भी आया, चाइना भी आ गया। ठीक है, और बाकी बाकी कंट्रीज की का सिनारियो भी देखा। तो ये जो चैप्टर है ये रीजनल हिस्ट्री, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर्स, डेवलपमेंट आ गई। ठीक है, कश्मीर के अंदर। और जब नया कश्मीर बनने लगा, यानी कश्मीर के अंदर वो सारी चीजें हो रही थी जो एक डेमोक्रेटिक नेशन में होती है, तो उसका नाम रखा गया था नया कश्मीर मैनिफेस्टो। नया कश्मीर मैनिफेस्टो। ठीक है, ये एक तरह का डेवलपमेंटल प्रोग्राम था। ठीक है, जहाँ पे जो ये कश्मीर है वो महाराजा के अंडर से निकल के अब पॉलिटिक्स में आ रही थी। ठीक है, सो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह इनिशिएट लिया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, या बख्शी गुलाम मोहम्मद जो उसके बाद पीएम बने थे। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बने थे पीएम, उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद बने थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरह मतलब ये चेंज हुआ इस सिनेरियो। और ये जो टर्म है ये आफ्टर मतलब 1965, या आप बोल सकते हो कि 1944 से ही बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, जहाँ पे हेड कौन था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो आज भी है, जिसमें उमर अब्दुल्ला हेड करते, फारूक अब्दुल्ला हेड करते। नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो है ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बना कश्मीर के लिए। बहुत ही मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, तो बहुत ही इन्होंने एंड जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स थे, ठीक है, जिनको पॉलिटिक्स के साथ तो कुछ नहीं होता है बट फिर भी वो रिलेट करते हैं पॉलिटिक्स के साथ, लोगों की मतलब इंटरेस्ट्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो तब क्या हुआ, 29 सितंबर 1944 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स उनकी मीटिंग हुई थी सोपोर के अंदर, और एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ, दैट इज कश्मीर मैनिफेस्टो, नया कश्मीर मैनिफेस्टो। तो एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। सो इट वाज अ कम्प्रिहेंसिव प्लान, काफी बड़ा प्लान था। इसमें कश्मीर का इकोनॉमिक लेवल किस तरह रेज होगा, सोशल वेलबींग कैसे आएगा, पॉलिटिकल मतलब हिंड्रेंस कैसे मिटेगी, ठीक है, और कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन पूरे रीजन की, हमारा अपना कल्चर होगा, अपना पॉलिटिक्स होगा, इस तरह। तो ये जो कश्मीर मैनिफेस्टो है ये तैयार किसने किया था, बाबू प्यारेलाल। ठीक है, इन्हें बीपीएल बेदी भी कहा जाता है, या बाबू प्यारेलाल बेदी। ठीक है, तो इनको कंसिडर किया जाता है ऑथर ऑफ मैनिफेस्टो। इन्हीं प्लान करके डिजाइन करके दिया था मैनिफेस्टो, किस तरह क्या वो करेगा। तो इस मैनिफेस्टो में दो चीजें डिवाइड की गई, पहला स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्लान, यानी नेशनलिटी में हम पूरी कंट्री के साथ ताबता चलेंगे, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर ज्यादा गौर किया गया, कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, सो फर्दर इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए, जैसे वुमेन्स राइट, वो भी होना चाहिए, क्योंकि कल्चरल रीजनल लेवल पे स्टेट की डेवलपमेंट हो रही थी। तो हम ये चाहते थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी चीज की कमी रहे। तो इसमें कल्चरल अपलिफ्टमेंट भी आई, कम्युनिकेशन भी आई, बाकी बाकी इक्विटेबल डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट पूरी कंट्री के लिए हम चाहते हैं वो इस स्टेट के लिए। ठीक है, सो
इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमिक प्लान जो है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इस बारे में, ठीक है। तो ये जो मैनिफेस्टो रहा, तो इसमें एक सोशलिस्ट ट्यून, यानी कि हमारा अपना जो मसला होगा वो विद इन स्टेट सुलझाया जाएगा, ठीक है। और कोई भी मतलब सेकंड या थर्ड पर्सन इसमें इंटरोगेट नहीं कर सकता है। तो ये एक तरह की सोशलिस्ट ट्यून थी। तो हुआ ये कि जब एक्सेशन हुआ था, एक्सेशन कब हुआ था, लगभग 30 अक्टूबर 1947। तो जैसे इंडिया आजाद हो गया था, या इंडिया जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है, तो अगस्त को हुआ था वो, तो अक्टूबर में यहाँ का एक्सेशन बनाया गया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट थी तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है। सो जम्मू एंड कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया, वो इन्होंने अडॉप्ट किया 17 नवंबर 1956। तो यहाँ पे कौन थे तब प्राइम मिनिस्टरशिप, तो वो थे गुलाम बख्शी गुलाम मोहम्मद। तब शेख अब्दुल्ला की बात, मतलब पहले वो प्राइम मिनिस्टर जब थे तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं था, वो सिर्फ एक एक्सेशन पे वर्क कर रहा था। लेकिन जब बख्शी गुलाम मोहम्मद आए तो उन्होंने अलग से यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और सेकंड थिंग ये हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़ा गया, यानी ये मस्ट है, इस पे फॉलो होना ही चाहिए। तो जैसे डोगरा रूल एंड हो गया यहाँ पे और नई गवर्नमेंट बन गई। तो मैंने पहले ही बताया था कि महाराजा रूल करते थे। तो महाराजा हरी सिंह जब यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपॉइंट किया था एज ए इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। होता है ना कोई, जैसे कि पहले भी करते थे मुगल एम्पायर में, कोई ऑफिसर रहा करता था, कोई ऑफिसर रहा करता था जो मतलब स्टेट की भलाई, दूसरे के साथ जो भी मसले होते थे वो देखता था। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को वैसे ही बनाया गया था, चीफ इमरजेंसी ऑफिसर। तो ये ऐसे ही काम कर रहे थे टिल 1948 तक। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ही पीएम बनाया गया इसी स्टेट का। जम्मू एंड कश्मीर में पहले सीएम नहीं हुआ करता था, पहले पीएम डायरेक्ट, ठीक है, पीएम यहाँ पे बना दिया गया। किसको? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। और उन्होंने कब ओथ ली, शपथ कब ली उन्होंने? 25 मार्च 1948, ठीक है। सो 25 मार्च 1948 में इन्होंने शपथ ली, यानी पीएम का ओहदा संभाला, ठीक है। उसके बाद इनको पावर थी, जैसे कि पीएम को पावर होती है आज भी इंडिया में, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनता है, वैसे इनको भी पावर दी गई कि आप कैबिनेट के जो कलीग्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको खुद चुन सकते हैं। उसके बाद जैसे महाराजा हरि सिंह जो है उन्होंने भी रिटायरमेंट कर ली, यानी अपना जो क्राउन था उन्होंने छोड़ा, और उनका बेटा आया युवराज करण सिंह, उनका बेटा, ठीक है। तो उसके बाद वो महाराजा नहीं माने गए, क्योंकि स्टेट में चेंज आ गई थी। महाराजा रूल तो था लेकिन अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी था, तो उन्हों वो बन गए पहले सरदारी रियासत, यानी हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किनको माना गया? जो महाराजा के बेटे थे उनको महाराजा नहीं माना गया, उन्हें उन्हें हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, यानी कि अब जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा। समझ आया? सो ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो दौर रहा वो काफी दिलचस्प भी था। यानी इन्होंने अपने मतलब जैसे ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथों में जब ये सारी चीजें चली गई, तो अर्लियर टाइम्स में उन्होंने मतलब सेक्युलरिज्म सिखाया, मतलब रिलीजियस के ऊपर इम्पोर्टेंस, लैंग्विस्टिक के ऊपर इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशन के ऊपर इम्पोर्टेंस सिखाई। इनकी जो मतलब स्पीचेस होती थी वो काफी मतलब इंडिया को लगा कि काफी हॉस्टाइल है, यानी कि इससे दंगे हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा चाहते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो भी चाहते थे कि हम इंडिया से अलग रहे, ठीक है। तो इनकी जो स्पीच होती थी वो हमेशा सेल्फ डिटर्मिनेशन से भरी होती थी, ठीक है। तो इनको लगा कि ये जो वेस्टर्न है, क्योंकि तब लॉर्ड माउंटन बैटन भी थे जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पे मतलब इंडिया में। तो क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था जो इंडिया का अभी भी फॉलो होता है। तो जो एक्सेशन हुई थी, यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब एक्सेशन की थी इंडिया के साथ, तब लॉर्ड माउंटन बैटन भी थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे और महाराजा हरी सिंह थे,
ठीक है। तो ये 3 इंसान जो जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्सेशन साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो लेकिन जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस तरह की स्पीचेस दी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अलग ही रहे, हम किसी के ऊपर दबाव, मतलब कोई हमारे ऊपर दबाव ना बनाए, ना हम जो अपनी नेशनैलिटी है वो इंडियंस के साथ रखें। उसके बाद होता क्या है कि इनकी इस स्पीच के ऊपर जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उनको पूरा मतलब शक हो गया कि अब ये रिबेल करवाएंगे। तो कश्मीर जो कश्मीरी है वो रिबेल करने पे आ गए, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। उसके बाद 1953 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो 11 साल की जेल हुई थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। तो उन्होंने 11 साल की जेल खाई थी, स्ट्रगल किया था उन्होंने कश्मीर के लिए काफी ज्यादा। और उन्होंने जो उनकी डेप्यूटी पीएम जो थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, तो उनको ही नेक्स्ट पीएम बना दिया गया। कब? 1953 में कौन बने थे पीएम? बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है। और उसके बाद कश्मीर की हिस्ट्री फिर से चालू हो गई, यानी फिर से एक नया डॉन, एक नया सवेरा, एक नया दौर देखने को मिला। कश्मीर की हिस्ट्री पूरी चेंज हो गई। समझ आया? यस मैम। तो यहाँ पे अब देखो, सरदार रियासत इन 1952, ठीक है, किसको बनाया गया था? युवराज करण सिंह। सो डोगरा's हेरिडिटी पोजीशन वाज abolished completely, क्योंकि यहाँ पे ये सरदारी रियासत का मतलब अब डोगरा को रूल नहीं चलेगा, कोई महाराजा नहीं बनेगा, और ये पूरा रिप्लेस किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के साथ, सरदारी रियासत। तो वो किसको, मतलब उसको कौन चुनेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन चुनेगा उसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि जैसे हम पीएम को चुनते थे ना, वैसे ही सरदारी रियासत को भी चुना जाएगा। आफ्टर 5 इयर्स इसको रिप्लेस भी किया जाएगा, यानी 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होगी, उसके बाद ये जो महाराजा का बेटा है इसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। तो हेरिडिटी यहाँ पे खत्म की गई, कि मतलब बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, तो वो चीज यहाँ पे खत्म कर दी गई थी। समझ आया? यस मैम। किसी को यहाँ पे क्वेश्चन? नो मैम। तो आज का जो ये टॉपिक था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, और उसके साथ आपके 2 टॉपिक्स भी कवर हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑफ ऑफ द। नेशन स्टेट। तो रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, किस तरह क्या रिफॉर्म लाए गए कश्मीर के अंदर, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कैसे हुआ, ठीक है, कोऑपरेटिव्स कैसे बने, पॉलिसी कैसे अपडेट हो गई, एंड आपको इसमें कश्मीर चलो कैंपेन के बारे में भी पढ़ना है। सो जिब्रान, रोल नंबर 13, आप मुझे बताओ नया कश्मीर मैनिफेस्टो के बारे में क्या समझ आया आपको? बताइए।
जिब्रान अनम्यूट कीजिए। अंजर आप बताओ, रोल नंबर 2। अंजर रोल नंबर 2। यस मैम। बताओ नया कश्मीर मैनिफेस्टो। स्नोबॉल रोल नंबर 12। आप बताइए। सुमेरा आपका वीडियो ऑन है, बंद करो। स्नोबॉल रोल नंबर 12, आप बताइए कश्मीर मैनिफेस्टो के बारे में। क्या हो गया? 2 ही टॉपिक तो थे आज, समझ नहीं आया? इतनी सिंपल सी बात थी 2 टॉपिक्स में। सुमेरा आप बताइए एंड ऑफ डोगरा रूल के बारे में। आप बताइए ज़ारा, इन्होंने शायद नहीं पढ़ा। यस मैम, कौन सा ये टॉपिक? आप बताइए एंड ऑफ डोगरा रूल। हाँ, तो जो डोगरा रूल का एंड हुआ और फिर एस्टेब्लिश हो गई नई गवर्नमेंट, वो कैसे हुआ कि जब पहले एक्सेशन हो गया जम्मू
एंड कश्मीर का इंडिया के साथ में, तो हरी सिंह ने फिर जो महाराजा थे उस टाइम पे, तो उन्होंने अपॉइंट किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कि इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो उसके बाद क्या किया शेख अब्दुल्ला को, फिर इनको क्या बनाया उस टाइम पे जब महाराजा फिर रिटायर हो गए, तो इनको बनाया फिर प्राइम मिनिस्टर इन्हीं को। तो फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपना ओथ जो है वो लिया 25 मार्च को इन 1948। तो फिर उसके बाद जो महाराजा हरी सिंह अब वो फिर रिटायर हो गए, तो उन्होंने अपने बेटे के हाथ में सारी जो भी मतलब जो क्राउन था वो उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, युवराज करण सिंह के उसको दे दिया। लेकिन फिर उसके बाद उनको महाराजा नहीं माना गया, उनके बेटे को उनको माना गया कि वो सदर रियासत हैं स्टेट के, क्योंकि अब ऐसा आ गया था कि अब मोनार्की तो थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फिर ऐसे ही इसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो रिजाइन था उसने क्या किया, इसने प्रमोट किया जो कश्मीरी कल्चर है या कश्मीर की आइडेंटिटी है वो जो पुराने जमाने से जो आ रही है चलती आ रही है, फिर उसी को वापस इन्होंने कश्मीर में लाया। तो और जो बाकी मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने ये सब किया। तो उसके बाद क्या हो गया कि जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो स्पीच देते थे, मतलब वो क्योंकि कश्मीर तो प्रिंसली स्टेट थी, तो वो इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए वो क्या करते थे, अपनी जो स्पीच थे वो देते थे ऐसे कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन से भरी हुई होती थी। तो फिर इसलिए क्या किया, जो उनको फिर अरेस्ट किया गया 11 साल के लिए, वो फिर जेल में रहे। तो उसके बाद जो डिप्टी बख्शी गुलाम मोहम्मद थे वो बन गए उसके बाद फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1953 में। तो फिर इसके बाद से कश्मीर की हिस्ट्री फिर से स्टार्ट हो गई। वेरी गुड। महविश आप बोलो मैनिफेस्टो नया कश्मीर के बारे में। महविश रोल नंबर 15 क्या हुआ, नहीं पढ़ा?